अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नौशेरवान और आप देख रहे हैं हालात विद नौशेरवान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपना एक वादा पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा था कि मुंतखब अरकान असम्बली तो इंतखाबात के वक्त इलेक्शन कमीशन में अपने असासे ज़ाहिर करते हैं, लेकिन गैर मुंतखब मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी के असासे कहीं डिक्लेयर नहीं होते। इसीलिए इमरान खान के हुक्म पर काबीना डिवीज़न ने 14 मुआवनीन खुसूसी और 5 मुशीरों के असासों की तफसीलात पब्लिक कर दी हैं। अगरचे इन तफसीलात में हुकूमती ओहदेदारों की गैर मुल्की शहरियत और मालो दौलत ने आम पाकिस्तानी की आंखें खोल कर रख दी हैं, लेकिन उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने वादे पर मुकम्मल अमल करेंगे और इस फहरिस्त में ज़ाहिर करदा बंगलों, प्लॉटों और जायदादों को ख़रीदने के लिए इस्तेमाल होने वाले पैसे की मनी ट्रेल भी मांगी जाएगी, ताकि पूरा सच कौम के सामने आए और दोहरी शहरियत रखने वालों के खिलाफ भी ज़ाब्ते की कार्रवाई की जाएगी। फ़िलहाल तो यही लग रहा है कि इमरान खान माजी की हुकूमतों की तरह इस मामले को खटाई में नहीं डलने देंगे। पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में जहां 40% अवाम यानी तकरीबन 8 करोड़ लोगों को एक दिन में 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, वहां वज़ीर-ए-आज़म के सिर्फ 14 मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी के अकाउंट्स में 1 अरब 45 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम मौजूद है, जबकि प्लॉटों और ज़री ज़मीन का हिसाब कई 100 अरब रुपए तक जा पहुंचता है। यहाँ ज़्यादा परेशानी वाली बात यह है कि इस फहरिस्त में मौजूद अक्सरियत ख़ानदानी रईस नहीं, बल्कि चंद साल पहले तक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती थी। इसीलिए इनके असासों पर सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात से मुतल्लिक इंकशाफ करने वाले वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी भी इस मामले पर बोले हैं। कहते हैं हुकूमत को सबसे ज़्यादा मुश्किल खुद हुकूमत से है। अगर आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत दोहरी शहरियत रखने वाले रुकन असम्बली नहीं बन सकते तो काबीना का हिस्सा कैसे बन गए? सवाल तो उनका वैलिड है, लेकिन इसका जवाब भी इमरान खान के एक्शन के बाद सामने आएगा। तब तक इंतज़ार करें। कानून के मुताबिक कोई भी पाकिस्तानी शहरी 19 ममालिक जिनमें अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, स्वीडन, फ्रांस और डेनमार्क वगैरह शामिल हैं, इनमें से किसी भी मुल्क के साथ दोहरी शहरियत रख सकता है। चूँकि किसी और मुल्क की शहरियत लेते वक्त मज़कूरा मुल्क की वफ़ादारी का डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है, लिहाजा वफ़ादारी का यही हल्फ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में ये सब कुछ पहले भी होता था, मगर छुप छुपा कर। गुज़िश्ता हुकूमत में गैर मुंतखब मुशीर और मुआवनीन खुसूसी नहीं, बल्कि मुंतखब क़यादत खुद यानी खुद वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के पास सऊदी अरब का अकामा था। हमारे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के पास सऊदी अरब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पास UAE और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहिब के पास भी सऊदी अरब का अकामा था। बहरहाल अब ये क्रेडिट तो इमरान खान को ही जाता है कि कम अज़ कम उन्होंने अपनी हुकूमत में मौजूद ऐसे लोगों के नाम पब्लिक कर दिए हैं और अभी उम्मीद है कि ये कार्रवाई अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। लेकिन इस सारे मामले में सबसे ज़्यादा तनकीद जनरल आसिम सलीम बाजवा के असासों पर की जा रही है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आसिम सलीम बाजवा पाक फ़ौज से मेजर या कर्नल नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर रिटायर हुए हैं और फ़ौज में अफसरों को प्लॉट या ज़री ज़मीन देने की एक बाज़ाब्ता पॉलिसी है जो आज नहीं बनी बल्कि तकरीबन 70 साल से चली आ रही है। हाँ, इसमें वक्त के साथ कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर हुई हैं। इस पॉलिसी का आगाज़ तब हुआ था जब अयूब खान ने बतौर ब्रिगेडियर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल डगलस ग्रेसी को एक ख़त लिखकर एक प्लॉट लेने की ख्वाहिश का इजहार किया था। उस वक्त तो जनरल ग्रेसी ने इनकार कर दिया, मगर बाद में अयूब खान ने खुद फ़ौज का सरबराह बनने के बाद फ़ौजी अफसरों को प्लॉट देने की पॉलिसी बना दी। इसी पॉलिसी के तहत कोई भी अफसर जो फ़ौज में कमीशन हासिल करता है उसे कमीशन के साथ आर्मी हाउसिंग फाउंडेशन की रुकनीत भी मिल जाती है, जिसके लिए हर अफसर को 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट करनी होती है और बकाया रकम वो अपनी सर्विस के दौरान किस्तों में उसकी तरह से कटती रहती है। ये रुकनीत लेने का मतलब है कि 15 साल की सर्विस के बाद
हर फौजी अफसर एक प्लॉट का अहल हो जाता है और अमूमन सर्विस के 15 साल मुकम्मल होने तक ये अफसर मेजर के रैंक तक पहुंच चुका होता है। फिर 25 साल की सर्विस मुकम्मल होने पर हर अफसर एक और प्लॉट का अहल हो चुका होता है और इस दौरान ये अफसर कर्नल या ब्रिगेडियर के ओहदे तक पहुंच चुका होता है। और अगर ब्रिगेडियर रैंक का अफसर वॉर कोर्स पास कर ले तो वो 2 कमर्शियल और 1 रिहायशी प्लॉट का हकदार होता है। लेकिन अगर ब्रिगेडियर रैंक का अफसर वॉर कोर्स पास ना करे तो वो 1 कमर्शियल और 2 रिहायशी प्लॉटों का अहल होता है। इसके बाद अगली प्रमोशन यानी मेजर जनरल, ये अफसर भी एक और रिहायशी प्लॉट का हकदार होता है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर प्रमोशन के साथ ही ये अफसर मजीद 4 प्लॉटों का अहल हो जाता है। अगर लेफ्टिनेंट जनरल किसी कोर की कमान कर ले तो वो 2 कमर्शियल और 1 रिहायशी प्लॉट, और अगर कमान ना करे तो 2 रिहायशी और 1 कमर्शियल प्लॉट का अहल होता है। जबकि फौजी अफसरों को जो ज़री ज़मीन अलॉट की जाती है वो अमूमन बंजर और वीरान ज़मीन होती है, जिसे इस फौजी अफसर ने आबाद करना होता है। ये ज़मीन अमूमन 99 साल तक के लिए लीज पर दी जाती है और इस ज़मीन को हासिल करने वाले अफसर पर भी कुछ पाबंदियाँ लागू होती हैं, जैसा कि वो अफसर GHQ की इजाज़त के बगैर और एक ख़ास मुद्दत से पहले इस ज़मीन को फ़रोख्त नहीं कर सकता, यहाँ कोई हाउसिंग सोसाइटी टाइप चीज़ नहीं बना सकता। इसी पॉलिसी के तहत GHQ अगर चाहे तो किसी हंगामी सूरत हाल में ये जगह वापस भी ले सकता है। सो ये फ़ौज का एक सिस्टम है जिसके तहत लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुंचने वाला अफसर 7 के करीब प्लॉटों और कुछ ज़री ज़मीन समेत मिला जुलाकर 1 अरब से ज़ायद की मरात हासिल कर लेता है। अहम बात यह है कि ये सब कुछ बाकायदा एक शिफाफ निज़ाम के तहत होता है। जनरल आसिम सलीम बाजवा पर दूसरा एतराज़ ये है कि उन्होंने 2016 मॉडल की लैंड क्रूज़र सिर्फ 30 लाख रुपए की जाहिर की है। ये कैसे हो गया? तो इसका बड़ा सादा जवाब है कि जैसे और बहुत से इदारों में भी होता है कि अगर कोई मुलाजिम रिटायरमेंट के वक्त अपने ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी डेप्रिसिएशन कीमत पर ख़रीदना चाहे तो ख़रीद सकता है। और इसी फार्मूले के तहत जनरल आसिम सलीम बाजवा ने भी अपनी आखिरी पोस्टिंग यानी कमांडर सदर्न कमांड के तौर पर अपने ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी रिटायरमेंट के वक्त ख़रीद ली थी और इदारे की पॉलिसी के मुताबिक उसकी कीमत भी अदा कर दी। तो फिर एतराज़ किस चीज़ का है भाई? किस्सा मुख्तर ये कि ये सवालात जनरल आसिम सलीम बाजवा से नहीं बल्कि इस मुल्क पर पिछले 70 साल के दौरान बरसरे इक़्तिदार रहने वाले हर हुक्मरान से होना चाहिए जिन्होंने ये पॉलिसियाँ बनाई या इन्हें बनाने में मदद की। और हाँ, याद रहे कि कानून के मुताबिक असासे ज़ाहिर करते वक्त उनकी ख़रीदने या उनके बनने के वक्त की कीमत ज़ाहिर की जाती है, मौजूदा मार्केट वैल्यू नहीं। और ये कानून भी पार्लियामेंट ने ही तब्दील करना है। एतराज़ है तो कर लें। तो जैसा कि पहले कहा कि सिर्फ फहरिस्त जारी करना काम नहीं, जैसे शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट भी जारी हुई थी मगर कई माह गुजर गए, अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है कि नए पाकिस्तान में तो कार्रवाइयाँ और एक्शन तेज़ होने चाहिए, इसीलिए उम्मीद है कि जल्द ऐसा होगा। आपके ख्याल में दोहरी शहरियत और अरबों रुपए मालियत के असासे रखने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या उन्हें सिर्फ ओहदों से हटा देना काफ़ी है या हटाकर मुकम्मल एहतसाब भी होना चाहिए? और या पिछली हुकूमतों की तरह सिर्फ दरगुजर करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हालात विद नौशेरवान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर टच कर लें और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। शुक्रिया।